हाय एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है मेरा सबको? एक बार कुछ रिएक्ट करो, स्टार्ट करते हैं। बीच में जो लोग ज्वाइन होंगे हो जाएंगे, ठीक है? ओके, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम लोग सबसे पहले निफ्टी का करंट व्यू डिस्कस करते हैं। जो भी हमने लास्ट वीक निफ्टी का एनालिसिस शेयर किया था उसके बेस पे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक वो सेम व्यू फॉलो हो रहा है। ओके, मोहित कोई डाउट है तुमको? ओके, स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया, सबको विजिबल है ना स्क्रीन? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक हमने जो निफ्टी का व्यू डिस्कस किया था उसको पहले कंटिन्यू करेंगे, देन अभी इस वीक का करंट स्टैंडिंग देखते हैं निफ्टी का क्या है। सो निफ्टी के चार्ट में हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। निफ्टी करेंटली यहाँ कहीं पे खड़ा हुआ था, ठीक है? एंड ये लास्ट वीक के एरोस मैंने अभी तक रिमूव नहीं करे। इसमें हुआ क्या है, निफ्टी यहाँ पे था, उसके बाद हमने बोला था कि डायरेक्ट या तो नीचे वाले जोन्स को अप्रोच करने जा सकता है 22,800 के अराउंड, या फिर यहाँ टच करके जाएगा। तो एग्जैक्टली ये हुआ कि मार्केट यहाँ से रिवर्स किया एंड इसको टच किया, उसके बाद नीचे गैप डाउन किया, ठीक है? तो इसको टच करके अभी जा रहा है वो नीचे की तरफ। तो हमारा डेली का जो नियर बाई एक सप्लाई जोन था उसको टेस्टेड कर चुका है, और पूरी तरह से मतलब उसकी सेलिंग लेकर निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है अभी। और हमने जो डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग ये वाला एक रेंज था, जिस रेंज के अंदर हम लोग देखेंगे निफ्टी का रिवर्सल आता है कि नहीं। एंड स्टॉप लॉस हमारा यहाँ कहीं पे बैठ रहा है, राइट? इस वाले एरिया के थोड़ा सा नीचे रख के हम लोग 21,650 के अराउंड स्टॉप लॉस रख के चल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अभी चांसेस क्या बनते हैं, अब ये वाला एरिया टेस्टेड हो गया तो हम लोग यहाँ से रिवर्सल कैप्चर करने के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी व्यू शेयर किया था कि यहाँ से डाउन आता है तो ये वाला एरिया टेस्टेड होगा, तो पहला टारगेट हम लोग यहाँ कहीं पे देखेंगे इस वीकली के सप्लाई जोन के आसपास। एंड सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ कहीं पे देखेंगे। डिपेंड करेगा कि ये अब रैली कैसे आएगी यहाँ पे आने के बाद, ठीक है? सबसे पहले ये रैली क्यों आएगी इसका रीज़न भी हमने शेयर किया था लास्ट टाइम भी। सबसे पहले निफ्टी में देखो, ये वाला हमारा बहुत अच्छा डिमांड जोन है एंड ऑलमोस्ट क्वार्टरली का बॉटम है, ठीक है? रैली 2 बेस रैली का डिमांड जोन ले लो, या रैली 3 बेस रैली गैप के साथ इसको भी ले सकते हो, ठीक है? इस एरिया से ऑलरेडी टच करके प्राइस चल चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा और डीप आए यहाँ कहीं तक, या फिर इसको टच करने के लिए आए 22,500 के आसपास। वहां से हम लोग बुलिश होंगे, ठीक है? अभी के लिए इसके अलावा एक तो हमारा निफ्टी का ये डिमांड जोन है, ठीक है? देन बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर से डिस्कशन था कि बैंक निफ्टी में नीचे अच्छा डिमांड जोन है, और सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी सप्लाई जोन था जो कि बना हुआ था, वो भी वही सप्लाई जोन में बैंक निफ्टी भी गया, साथ में निफ्टी भी गया। फिन निफ्टी भी इस टाइम पे सप्लाई जोन में गया था, और बाकी भी कई सेक्टर गए थे। और अभी जो सेलिंग आ रही है इसी डेली के सप्लाई जोन से आ रही है, ठीक है? ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था। अभी हमारे पास बैंक निफ्टी में एक, आप देखोगे क्वार्टरली का एक डिमांड जोन था, रैली बेस रैली का, ये वाला एरिया ब्रीच कर दिया। ये उतना अच्छा एरिया था भी नहीं। नीचे हमारे पास रैली 3 बेस रैली क्वार्टरली का एक डिमांड जोन है, साथ में हमारे पास ईयरली का एक डिमांड जोन है, रैली 2 बेस रैली का। हाफ ईयरली का हमारे पास साथ में डिमांड जोन है, रैली 1 2 3 4 4 बेस देन रैली, ठीक है? तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मल्टीपल डिमांड जोन्स हैं हमारे पास, ठीक है? इसके अलावा क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है। देन अगर मंथली पे आप देखोगे तो मंथली में कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, बट यहाँ पे वीकली और डेली पे देखते हैं एक बार, ठीक है? वीकली पे देखोगे तो कुछ यहाँ पर है, बहुत बॉटम पे है, ये बहुत नीचे हो जाएगा। डेली पे अगर आप देखोगे, डेली पे मेरे पास एक नियर बाई डिमांड जोन है। ये सेम निफ्टी जैसा ही एरिया गैप्स के साथ बना हुआ है। तो ये वाला एरिया हमने बैंक निफ्टी के लिए भी मार्क किया था कि जब निफ्टी यहाँ पे आएगा होपफुली बैंक निफ्टी भी यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है? मतलब बैंक निफ्टी एंड निफ्टी साथ में सिंक करेगा, ठीक है? इसके अलावा एक और जो हाईली वेटेड सेक्टर है हमारा निफ्टी आईटी, वो भी हमारा डिमांड जोन में आने वाला है। मतलब डिमांड जोन के अंदर वो ऑलरेडी है, और उसका सेलिंग प्रेशर अभी स्लो हो भी चुका है। मोस्ट प्रोबेबली अगर बहुत ही बेकार कंडीशंस होती हैं तो आईटी सेक्टर शायद इस वाले जोन को रीच करे 22,700 के अराउंड। इसके भी चांसेस कम ही है, अगर होता है कोई बहुत बेकार सिनेरियो तभी ये रीच करने आ सकता है। बट मैक्स टू मैक्स यहाँ से आईटी सेक्टर भी रिवर्सल मारने की कोशिश करेगा। देन हो सकता है ये वाला वीकली का जोन इतना इंपॉर्टेंट ना बने, शायद मंथली के जोन के आसपास आईटी सेक्टर होके एटलीस्ट इस वाले मंथली के डिमांड सप्लाई जोन तक हमारा रिकवरी आना चाहिए आईटी सेक्टर में, देन ठीक है? उसके बाद देखेंगे ऑल टाइम हाई जा सकता है कि नहीं, वो बाद की बात है, ठीक है? आईटी सेक्टर के अलावा हमने ये 3 सेक्टर देखे जो मेजर हाईली वेटेज रखते हैं। इसके अलावा निफ्टी प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक भी देख लेते हैं।
सबसे पहले पीएसयू बैंक का चार्ट देखते हैं। देखो पीएसयू बैंक भी अच्छे खासे डिमांड जोन में जा रहा है अभी। डेली का स्ट्रक्चर इसमें भी सेम था। एक डेली का सप्लाई जोन था यहाँ पे, आसपास गया बट उसके बाद गिर गया। ठीक है, मतलब वही डेली का सप्लाई जोन जो हर सेक्टर में था वैसा पीएसयू बैंक में भी है। ठीक है, इसके अलावा प्राइवेट बैंक का चार्ट निफ्टी बैंक जैसा एकदम रेप्लिकेट कर रहा है। प्राइवेट बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे सेम यही वाला सप्लाई जोन है। अब इसके अंदर कई लोग को लगेगा कि ये वाला जो सप्लाई जोन है ना, ये ब्रेक हो गया है। बट ये सप्लाई जोन देखोगे तो एक तो गैप के साथ बना था। ठीक है, इसके अलावा ये सप्लाई जोन को इसने ब्रेक जरूर किया बट कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं गई, ये लिक्विडिटी स्वीप करके चल चुका है। ठीक है, तो सेलिंग ये सप्लाई जोन के इधर से ही आई है एंड ये वाला सप्लाई जोन भी रिएक्ट किया है। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचता है हमारे पास, बैंक निफ्टी एक अच्छे लेवल पे आ रहा है, निफ्टी एक अच्छे लेवल पे आ रहा है, निफ्टी आईटी ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे। ठीक है, ऑयल एंड गैसेस देख लेते हैं जो थोड़ा मोड़ा इनके अलावा थोड़ा बहुत वेटेज रखता है। ऑयल एंड गैसेस को भी अगर तुम देखोगे मंथली के विदाउट बेस कैंडल के एरिया में आ रहा है। उसके साथ साथ हमारे पास डेली पर टेस्टेड एरिया था, उसको टच कर चुका है ये। ठीक है, डेली पे ये वाला एरिया अभी टेस्टेड हुआ है, कुछ दिन पहले इसको टच किया था एंड अभी यहीं पे प्राइस है। मे बी मंथली के विदाउट बेस कैंडल को टच कर दे या फिर यहीं कहीं पे ये भी रहेगा, बट ये भी देखो बाइंग को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारे मेजर सेक्टर्स थे उनका भी सपोर्ट था। उसके साथ साथ हम लोग बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि निफ्टी बहुत बॉटम में जा रहा है जोन के। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक ये जो हमने लास्ट वीक डिस्कशन किया था यहाँ से कि एक रैली निफ्टी में पॉसिबल। ठीक है, तो अभी अगर निफ्टी निफ्टी का एक बार चार्ट ओपन हो देते हैं, क्या ग्लिच है इसमें। ओके, निफ्टी अभी अगर डेली के डिमांड जोन को रीच करता है, जो लेवल हमने देखे यहाँ से लेके यहाँ तक के, इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ, विक टू विक कर लेते हैं मार्क। ये वाला एरिया टू बी प्रिसाइज। ठीक है, ये वाला एरिया जो है 22,700 से लेकर 22,272 तक, इस वाले रेंज से हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी अराउंड। और स्टॉप लॉस यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो इसके नीचे से भी आ जाए, क्या पता इसको ब्रेक करके चले, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए इसको ब्रेक करें देन उसमें रिएक्शन आना स्टार्ट हो। दैट्स वाई स्टॉप लॉस हम इस वाले एरिया के नीचे रख रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होगा जब जब मतलब मंडे ट्यूसडे में या फिर 2-3 दिन के अंदर ही प्राइस अगर यहाँ रीच करती है तो यहाँ से हम लोग बुलिश जाने की कोशिश करेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ से लेकर मिनिमम 24,100 तक का मूवमेंट कैप्चर करें। ठीक है, उसके अलावा एक टारगेट ये बनता है देन यहाँ पर, यहाँ तक आते आते हमको क्लियरिटी मिल जाएगी यहाँ से निफ्टी रिवर्सल करेगा, यहाँ से ऑल टाइम हाई मारेगा। क्योंकि वैसे देखोगे तो मंथली का सप्लाई जोन यहीं से स्टार्टेड है। तो जब तक निफ्टी यहाँ टच करके यहाँ तक आएगा उस रैली पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी मतलब रिवर्सल मारेगा वहाँ से या फिर ऑल टाइम हाई के लिए देखेगा। क्योंकि अगर डिमांड जोन्स बनाते हुए जाता है या फिर अच्छे अच्छे डिमांड जोन छोटे टाइम फ्रेम पे भी बन जाए 1-2 आवर पे भी, और लाइक मान लो डेली पे बन गया तो बहुत अच्छी बात है, रैली बेस रैली का कोई जोन वैसा कुछ बन गया तो अच्छा है कि वहाँ से आएगा नीचे फिर वहाँ डिप मार के ऊपर चला जाए। तो डिमांड जोन्स बनाते हुए जाता है ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी व्यू डिस्कस करते हैं कि कैप्चर कैसे करें अगर ऐसा कुछ होता है तो निफ्टी के अंदर। ठीक है, अभी के लिए करेंटली निफ्टी यहाँ स्टैंड कर रहा है एंड अभी हमने ऑलरेडी अपना प्लान ऑफ एक्शन में स्टार्ट कर दिया था। लास्ट डे ही फ्राइडे को ही हमने एक हेज क्रिएट किया था जो कि एक बुलिश हेज था। ठीक है, बुलिश हेज में हमने डिसाइड किया था कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तब तो हम लोग समथिंग 30K के अराउंड प्रॉफिट देखेंगे। मैं एक बार क्रिएट करके दिखाता हूँ क्या प्लानिंग है एग्जैक्टली। एक हेज में क्रिएट करता हूँ देन प्लान समझाता हूँ आपको। अभी के लिए जहाँ पे निफ्टी करेंटली है वहाँ से हम लोग देख रहे हैं 28 अप्रैल तक के लिए एटलीस्ट 1 मंथ से थोड़ा ज़्यादा का टाइम दिया है हमने। हम लोग इन द मनी जा रहे हैं, इन द मनी का हमने सेल किया है, पी सेल मतलब बुलिश। ठीक है, एंड एट द मनी में 23,000 को हमने पिक किया है, इसको हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, एट द मनी से थोड़ा ऊपर है, आउट द मनी चले गए हम लोग। इसमें देखो 30,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है, 34,000 का आपको लॉस दिखा रहा है। तो अब क्या होगा, मान लो निफ्टी का हमने बोला 22,700 के अराउंड से या 22,500 तक हमको लाइक हमारा टारगेट है कि वहां से हम बुलिश होंगे। तो मैंने अभी 500 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर क्रिएट कर दिया है। तो 22,500 जब भी आएगा ना ये, तो इसमें आपको दिखाएगा 11,000 के अराउंड का लॉस। ठीक है, अब 11,000 के अराउंड अगर आपको लॉस दिखा रहा है तो ऑपोजिट साइड मतलब इसमें नॉर्मल लेग में चल रहा होगा समथिंग 16-17 हज़ार का लॉस और 12-13 हज़ार का आपका प्रॉफिट चल रहा होगा दूसरे लेग में जो हमने बाइंग लेग लिया है। ठीक है, तो इसमें जो 12-13 हज़ार का हमारा प्रॉफिट चल रहा होगा उसको हम लोग वहाँ पे एग्जिट कर देंगे और हम लोग 2300 की जगह 22,500 को चूज करेंगे। अब इससे क्या होगा, जो हमारा मतलब 22,500 का प्राइस अभी दिखाएगा आपको यहाँ पे, अभी आपको दिखा रहा है इसका प्राइस 403, उस टाइम पे इसका प्राइस ही आपका 553 के अराउंड होगा। ठीक है, तो हम लोग जो दूसरा ले रहे हैं उधर हम लोग 11,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हमको मिलेगा उसको हम एग्जिट कर देंगे 11-12 हज़ार का और इसको हम लोग ले लेंगे।
इससे क्या होगा कि हमारा 11,000 का एडिशनल प्रॉफिट बुक हो गया और हमने एक सस्ता लेग खरीद लिया, जैसे कि जितना प्राइस का था उसी के अराउंड का एक और लेग खरीद लिया। अब जब प्राइस ऊपर जाएगी तो हम लोग तो चाहते थे ना कि ये प्रीमियम जीरो हो जाए, तो सेम प्रीमियम हमारा जीरो होगा अगर हमारी डायरेक्शन सही जाती है तो, और यहाँ वाला भी आपका जीरो होगा, तो प्रॉफिट आपको पूरा ही मिलेगा उस केस में। और आपको 11,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा अगर हमारी डायरेक्शन गलत जाती है, जो हमने पहले से प्लान किया कि 11,000 का हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके चलेंगे, और उसमें रिस्क भी आपका बढ़ेगा। लाइक नॉर्मल रिस्क अगर आपका 10,000 या फिर यहाँ जो 26,000 तक जाता, वहाँ आपका 30,000 हो जाएगा वो रिस्क उस टाइम के लिए। अभी ये आपको अलग दिखा रहा है जब यहाँ पे आएगी प्राइस, मतलब जब अपोजिट जा चुकी होगी। लाइक मान लो अभी मार्केट यहाँ चल रहा है एंड जब डाउन आता है समथिंग, आपको यहाँ 22,500 के आसपास मिल जाता है निफ्टी, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे 22,500 के अराउंड अगर प्राइस आती है तो समथिंग हमारा चल रहा होगा 11 से 14,000 तक का लॉस। जो 11,000 का लॉस होगा उसमें सेल वाला लेग हमारा अराउंड 15K तक लॉस पे जाएगा। सॉरी 15K नहीं, मान के चलो 25K या 23K तक लॉस जाएगा, ठीक है। और बाइंग वाला लेग हमारा, उसके बीच का गैप जो होगा ना वो 11,000 का होगा, समथिंग 12K तक ये प्रॉफिट दे जाए, ठीक है। तो ये जो 11,000 का गैप होगा तो हम 12K का जो प्रॉफिट चल रहा होगा इसको बुक कर लेंगे, और इसकी जगह हम लोग दूसरा लेग खरीदेंगे। लाइक मान लो इसकी जगह हमने डिसाइड किया 22,500 खरीदेंगे, वो भी हमको सेम प्राइस में मिल जाएगा। तो हमारा जो ब्रेक इवन है ना 34-33 का, वो एट द एंड डिस्टर्ब थोड़ा सा हो रहा है। लाइक मान लो अभी आपको दिखा रहा था 23,000 का यहाँ पे, सॉरी 30,000 का प्रॉफिट, 30,000 का लॉस। इसको मैं चूज कर देता हूँ वापस से। 23,000 हमने लिया था, ठीक है। अभी आपको दिखा रहा है 34,000 का लॉस और 30,000 का प्रॉफिट। और अगर स्टॉप लॉस आपका हिट करता है जो कि 21,600 है यहाँ से, ठीक है, तब आपको लगेगा समथिंग 23,000 का लॉस, ठीक है। तो 23,000 का लॉस हमें अभी दिखा रहा है, बट हम लोग इसमें 21,500 पे ऑलरेडी 11-12 हज़ार रुपया बुक कर चुके होंगे। और उस टाइम पे हमारा लॉस ये जो 23,000 का है, अगर आप वैसे देखोगे तो अभी 30,000 बैठ रहा है, अगर अप 9 अप्रैल 10 अप्रैल तक हिट करे तो, अप्रैल के महीने में अगर लेके जाए तो, ठीक है। तो जो हमारा लॉस 20-30 हज़ार का था वो 35,000 का हो जाएगा, 5-6 हज़ार का लॉस बढ़ जाएगा। बट हम लोग थोड़ा सा रिस्क लेके इधर 11,000 का प्रॉफिट भी कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमको थोड़ी श्योर है अभी। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो हमारा रिस्क भी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी के हिसाब से अगर नीचे आता है तो हम लोग समथिंग 11,000 का ऑपोजिट डायरेक्शन में बुकिंग करेंगे एंड अपना रिस्क थोड़ा 4-5 हज़ार बढ़ा लेंगे। देन यहाँ से रिवर्सल आता है तो 24,000 तक हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ये थोड़ा रिस्क लेके हमने प्लान किया, बिकॉज रिसेंट लॉस में, रिसेंट इसमें मतलब डिप में हमने बहुत अच्छा रिटर्न निकाला था। और यहाँ पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ऑलरेडी हम लोग एक बुलिश लेग ऐड कर चुके हैं, मतलब बुलिश स्ट्रेटजी ऐड कर चुके हैं कि यहाँ से हम लोग को ऊपर जाना चाहिए। और अगर अब यहाँ टच करने आता है तो हमको वहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा प्रॉफिट लगेगा और चेंजेस हो जाएंगी, थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग नेकेड ऐड करेंगे अप्रैल एंड का। इस वाले एरिया के अंदर हम लोग नेकेड ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। नेकेड करने का मतलब उधर थोड़ा डीके होगा, वो सब चीज़ें होंगी। तो नेकेड हम लोग बुक कर लेंगे बीच बीच में। लाइक मान लो अगर नीचे आता है, हैज हमारा ऑलरेडी होल्ड है 20-30 हज़ार प्रॉफिट के लिए, जहाँ 30 हज़ार है वहाँ 40 का प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि डायरेक्शन गलत गई थोड़ी देर के लिए। तो वो भी हमारे प्लान में था कि डायरेक्शन गलत जाती है तो हम लोग 10,000 एक्स्ट्रा कमा लेंगे। उसके बाद भी हम लोग ऊपर जाते जाते 30K तक बुक करेंगे हैज में। देन जो हमारा नीचे की तरफ होगा, ठीक है, नीचे आती हम लोग यहाँ पे नेकेड बाय करेंगे, और ये वाला जो एरिया से एक ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पे उसको नेकेड को बुक कर लेंगे समथिंग 10,000 12,000 जो भी प्रॉफिट होगा, जितना भी चल रहा होगा हमारा उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद जब भी थोड़ा रिएक्शन आता है, कोई भी डिमांड जोन बना है, हर डिमांड जोन में हम लोग बाई करेंगे नेकेड एंड सेल करेंगे, मतलब नेकेड वाले को हम लोग इंजॉय करेंगे और हेज को हम लोग होल्ड करेंगे। लाइक हेज को हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होल्ड करेंगे। बिकॉज हेजिंग में क्या होगा, अगर 23,500 के ऊपर आपकी प्राइस रहती है अप्रैल एंड तक, तो आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा। तो हेज के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे पूरा प्रॉफिट एंजॉय करें, और नेकेड को हम लोग ट्रेल करेंगे, बार बार बुक करके ऐड करेंगे। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है जो मैंने डिसाइड किया अपने लिए। आपको जैसा ठीक लगे आप सिंगल हैज यहाँ पे आने के बाद एक सिंगल हैज बना के भी होल्ड कर सकते हो। मेरा प्लान था कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर गलत जाता है तो मैं एक्स्ट्रा 11,000 कमा लूँ, और अगर यहाँ से सही चला जाता है तो मैं 28,000 तक अर्न करूँ, 28 से 30,000, और एक नेकेड मैं बाद में ऐड कर लूँगा। बट अगर यहाँ अभी डायरेक्शन जो कि गलत जाने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 11,000 एक्स्ट्रा बुक करके अपना लेग चेंज कर लेंगे उधर भी। एंड उसके अलावा हम लोग एक नेकेड पोजीशन ऐड करेंगे। लाइक ओवरऑल ओवरऑल रिस्क हमारा 30-40 के समथिंग रहेगा। एंड अगर प्रॉफिट जाता है तो नेकेड में तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लाइक जो हम लोग नेकेड लेग ऐड कर रहे हैं, समथिंग अभी के हिसाब से मान के चलते हैं, लाइक 500 प्राइस नीचे नहीं गई है, 2300 पे अभी हम नेकेड ऐड करते हैं, ठीक है। नेकेड सी को मैं बाई करता हूँ अप्रैल एंड का, ठीक है, ये बुलिश है। अब इसमें हमको समथिंग फंड लगेगा 21,000 अराउंड का लग जाएगा।
ओके, फंड नीडेड 42,000। एक सेकेंड रुकना। अभी हम लोग एट द मनी बाई नहीं करेंगे, प्रीमियम थोड़े महंगे चल रहे हैं क्योंकि प्राइस सडन डिप आया था, तो प्रीमियम सभी बहुत महंगे हैं। तो उस टाइम पे आपके प्रीमियम थोड़ा, जब प्राइस कूल डाउन होगी, प्रीमियम थोड़े सस्ते हो चुके होंगे। आप 23,500 के साथ जाओगे अभी, तो आपको थोड़ा 21,000 तक का पड़ेगा। हाँ, 23,500 या फिर 2300 था शायद। एक आपको, ओके, 2400 आपको बाय करना है, ये आपको पड़ेगा 21,000। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 21,000 का नेकेड। मैं आउट द मनी बाय कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को ज़्यादा फंड नहीं लगाना है, ऑलरेडी मैं हेज में भी रिस्क ले चुका हूँ। ठीक है, एक सफिशियंट रिस्क रहे, इसलिए मैं इसमें आउट द मनी जा रहा हूँ। और टारगेट में हमारा 24,000 तो है ही ऑलरेडी, तो इन द मनी हो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, अब अगर देखें, आपको टारगेट लगता है 24,000 का इसके अंदर। ठीक है, या 24,500 प्राइस जा चुकी है, जहाँ हम लोग 24,000 या 24,500 पे हम बुकिंग का सोच रहे हैं। तो सिंगल डे तो नहीं जाएगी, 45,000 आपको नहीं मिलेंगे। मे बी 2 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल तक टच करे तो आपको 24,000 तक इधर प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसको बुक कर लेंगे हम लोग, नीचे गिरेगा देन हम लोग वापस ऐड करेंगे इसको, मतलब हम लोग ट्रेल करने वाले हैं, थोड़ा आउट द मनी लेकर 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट आउट द मनी जाएंगे, देन बार बार उसको ट्रेल करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके टॉप तक लेके जाएंगे। बाकी एक अपना हेज जो रहेगा वो होल्ड रहेगा, क्योंकि वहां पर अगर ज़्यादा डाउन भी आता है या फिर होल्ड भी करता है तो भी आपको प्रॉफिट पूरा मिलेगा डीके का। ठीक है, तो ये प्लान ऑफ एक्शन है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक भी जाता है मार्केट, एक बार बाद में डिसाइड भी करेंगे बीच में, तो हेज में हमको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सेल कर रहे हैं हम लोग, वहाँ हमको डीके का फायदा ज़्यादा मिल रहा है। तो हेज हम लोग होल्ड करने वाले, नेकेड में हम लोग हर सप्लाई जोन में बुक करेंगे, अगर फॉलो अप लेता है तो ऐड करेंगे, वरना मिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना इंजॉय कर सकते हैं रैली इंजॉय करेंगे उसमें। बाकी हेज में हम लोग कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक भी जाता है अप्रैल एंड तक, उसको पूरा इंजॉय करेंगे। ठीक है, सो निफ्टी को लेकर ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, हेलो, ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आप नीचे आने के बाद एक हेज ऐड करना और छोड़ देना, 20-25 हज़ार का रिस्क बैठेगा और 30-35 थाउजेंड का रिटर्न बन जाएगा आपका। सिंपल जाना, लाइक इन द मनी 1000 पॉइंट और आउट द मनी जो भी 1000 पॉइंट आउट द मनी जाके प्लेज कर लेना। लाइक मान लो उस टाइम पे आपकी प्राइस 22,500 अगर हमने चेक किया है, तो अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मान लो 23,000 ही हमारा एंट्री है, तो मैं चूज़ करूँगा 24,000, इन द मनी जा रहा हूँ मैं, 24,000 मैं चूज़ करूँगा। इन द मनी क्यों सेल कर रहा हूँ कि डायरेक्शन में थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, ज़्यादा रिटर्न बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, 24,000 को आपको सेट करना है, मतलब इसको सेल कर लेंगे हम लोग पी को। ठीक है, और 23,000 को हम लोग बाय करेंगे। और अगर यही काम 22,500 पे करना है तो 21,500 को हम लोग सेल करेंगे, और 22,500 को हम लोग बाय करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने 23,000 को बाय किया, उस टाइम हम लोग 21,500 को करेंगे। जो भी हमारा है उससे 1000 पॉइंट ऊपर या फिर 1500 पॉइंट ऊपर। अगर आप और रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे 23,500 चूज कर लो, डिपेंड करता है आप रिस्क कितना लेना चाहते हो, सो 22,500 चूज कर लो। आप पे डिपेंड करेगा आप जिस हिसाब से रिस्क लोगे, उस हिसाब से। मैं 22,500 ही चूज करना चाहता था, बट मैं थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में भी प्रॉफिट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं रिस्क ले रहा हूँ थोड़ा 4-5 हज़ार का एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हमारा वैसे बन जाएगा हेज 1500 पॉइंट दूर, या फिर समथिंग 1000 पॉइंट का गैप रख के आप चूज कर सकते हो हेज करने के लिए। समथिंग अगर 1500 रखते हो 40,000 के आसपास रिटर्न बनेगा, और अगर वैसे रखते हो तो आपका समथिंग 23,000 या फिर वो 30,000 के आसपास रिटर्न बनेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें फिर? ओके, कोई रिएक्ट कर दो अगर सबको क्लियर है यहाँ तक तो। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा टीम्स पिक डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग स्टॉक्स पिक करेंगे जो हम लोग रैली के लिए देख रहे हैं, मतलब इस रैली में कौन कौन से स्टॉक्स हम लोग पिक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले टीम्स पिक का रिजल्ट देख लेते हैं, इस पिक का जो लाइक ऑटोजोनस में हमने टीम्स पिक में स्टॉक्स शेयर किए थे उनका क्या रिजल्ट रहा है। सबसे पहला स्टॉक है इंडस आईएनडी बैंक। इसका चार्ट ओपन करते हैं। अब इंडस आईएनडी बैंक के अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा WIT ट्रेड था। ठीक है, ये हमारा वीकली का डिमांड जोन है, रैली बेस रैली का वीकली का डिमांड जोन। सेलिंग थोड़ी एग्रेसिव आ रही थी, सेलिंग हल्की सी एग्रेसिव थी। एंड अगर आप डेली पे देखोगे, डेली पे एग्रेसिव सेलिंग के साथ साथ हमारे पास एग्जीक्यूशन था एक,
लाइक सेलिंग थोड़ी एग्रेसिव है बट एग्जीक्यूशन डेली का है, और डेली का ट्रेंड हमारा उस टाइम पे अप था जब हमने एंट्री शेयर करी थी। अभी अगर आप देखोगे एंट्री मिलते टाइम तो भी ट्रेंड अप ही चल रहा था, ये तो अभी ट्रेंड थोड़ा सा डाउन हुआ है। बाकी जब एंट्री टच किया था तब भी ट्रेंड अप चल रहा था इसके अंदर डेली पे। ठीक है, तो जब एंट्री मिला ट्रेंड अप था, साथ में हमारा वीकली कॉन्साइडिंग डेली का एग्जीक्यूशन है, तो ट्रेंड भी फेवर कर रहा है, वीकली कॉन्साइडिंग डेली का एग्जीक्यूशन है। एंट्री स्टॉप लॉस रख के 1:1 से ज़्यादा हिट किया एंड अभी डाउन आ रहा है। तो हम लोग जब ट्रेलिंग मेथड जो यूज़ करते हैं उसमें जैसे ही 1:1 टच करता, हमारा तो टारगेट 1:1 का हो चुका है, और जैसे ही आपका 1:1 का टारगेट होता आप वहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करते, जीटीटी ऑर्डर जो भी आप ट्रिगर ऑर्डर लगाते हो, जैसे ही इसको नीचे लेके आता तो आपका 1:1 पे बुक हो जाता। तो इसमें 1:1 की बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड स्टॉक है हमारा साई लाइफ साइंस। अब साई लाइफ साइंस के अंदर थोड़ा एंट्री मिस हो गया था, इसमें हमारा एंट्री टच ही नहीं हुआ। इसमें मैंने एंट्री मिस में इसलिए अपडेट किया इसको, इसके अंदर हमको एंट्री मिला नहीं था। साई लाइफ के अंदर हमारे पास WIT ट्रेड है, 1 वीक का हमारा डिमांड जोन है, ये वाला रैली बेस रैली का, और इसी डिमांड जोन ने इसको स्टॉक को ऑल टाइम हाई पहुंचाया था। ठीक है, एंड आप इसमें देखोगे 240 मिनट का एक एग्जीक्यूशन था। ठीक है, 240 मिनट पे अगर हम लोग चलें, 240 मिनट पे ये ड्रॉप बेस रैली का एक एग्जीक्यूशन है, बट ये वीकली के ही डिमांड जोन से ऊपर से चल गया, मतलब लोकेशन को टच करके रिएक्शन आ चुका था, और अब ये नीचे आएगा तो हमारा लोकेशन टेस्टेड है। तो अब एज अ 240 मिनट का जोन जिसको वीकली का टेस्टेड जोन का सपोर्ट है, तो उसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमें फ्रेश एरिया चाहिए। तो लोकेशन हमारा अब टेस्टेड है, इसलिए हम लोग उसको ट्रेड नहीं कर रहे हैं, और इसको मैंने सेम रीज़न ये भी लिखा है कि नहीं कर रहे इसको। ठीक है, इसके बाद है मयूर NIQ। इसके अंदर हमारा WIT ट्रेड है, MAYURNIQ। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, सबसे पहले 1 मंथ देख लेते हैं। मंथली का देखो डिमांड जोन है, अरे मंथली के डिमांड जोन से ही हमारा एक जोन क्रिएट हुआ था, यहीं से टच करके प्राइस अभी चल रही थी, और इसी रिएक्शन में हमारा ये वीकली का डिमांड जोन बना है, ड्रॉप 2 बेस रैली रैली का। ठीक है, और इसी डिमांड जोन के अंदर हमारे पास एग्जीक्यूशन है 240 मिनट पे एक, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये देखो रैली बेस रैली का एक 240 मिनट का एग्जीक्यूशन है, ये वाला रैली बेस रैली का हमारे पास एग्जीक्यूशन है। एंट्री हमने विक टू विक रखी थी क्योंकि मंथली का भी सपोर्ट था, और साथ में स्टॉप लॉस हमने हल्का सा गैप के साथ रखा। इसके अंदर एंट्री मिला, सिंगल डे 1:2 हो गया, अगले दिन तक इसमें हम लोग बुक करके निकल गए। ठीक है, ये आपका प्लान होना चाहिए था इसके लिए। इसके अलावा PSB देखते हैं, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इस ट्रेड के अंदर वैसे भी बहुत कमी थी, जब हमने दिया था तभी अच्छा ट्रेड था, बट धीरे धीरे आते आते प्राइस बहुत कुछ चेंजेस हो गए थे। फिर भी डिस्कस करते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन है, और इस क्वार्टरली के अंदर अगर आप देखोगे मंथली का बॉटम में डिमांड जोन है। अब हुआ क्या था, इस वाले ट्रेड को हम लोग क्यों नहीं करना चाह रहे थे, इसका रीज़न है जो मंथली का हमारा डिमांड जोन था, ये डिमांड जोन ऑलरेडी टेस्टेड हो गया था, ये ट्रेड बहुत पहले का डला हुआ है, मतलब पिछले ही साल का ही था। बट इस वाले में हमारा जैसे ही टच किया, हमारा मंथली का जोन ऑलरेडी टेस्टेड था, ये इसके अंदर रिस्क था कि मंथली का डिमांड जोन टेस्टेड है, और वो एक बार रिएक्ट कर चुका है, 1:2 से ज़्यादा का रिएक्शन मंथली के जोन का अराउंड हो चुका था। उसके बाद अगर आप वीकली पे देखोगे, ठीक है, वीकली पे अगर आप देखोगे तो ये वाला एक एरिया था, पहले भी बना था, और इसका रिएक्शन आया 1:2 दिया, देन ये ब्रेक हो गया। अब इस वाले जोन का रिएक्शन देते हुए इसकी वजह से हमने स्टॉक को ऐड किया था, क्या पता कि डेली का भी एक डिमांड जोन है वो भी रिएक्ट कर जाए। तो डेली का बॉटम पे डिमांड जोन है एकदम, ये वाला एग्जीक्यूशन था हमारा ड्रॉप बेस रैली का, अब एकदम बॉटम है क्वार्टरली का, तो शायद हो सकता है कि 1 टाइम रिएक्शन दे और अपना 1:2 हिट हो जाए। बट इसके अंदर क्या दिक्कत थी, क्वार्टरली का हमारा डिमांड जोन है, ठीक है, मंथली में ट्रेंड आपका अप चल रहा था, QIT ट्रेड तो एक्टिव हम कर सकते थे, बट वीकली का हमारे पास एग्जीक्यूशन नहीं था। तो एज अ सिंपल ट्रेंड अगर आप देखोगे, ट्रेंड आपके फेवर में था, बट जो वीकली का हमारा एग्जीक्यूशन होता है क्वार्टरली में वो नहीं है इसके अंदर, सिर्फ डेली का था, ये हमने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया था, एंड ट्रेंड इसका डेली और वीकली दोनों पे डाउन चल रहा था। तो ये थोड़े से इश्यूज थे, इसकी वजह से ट्रेड में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, एंड इसमें स्टॉप लॉस हिट कर चुका है। अब हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप किया, देखो स्टॉप लॉस टच किया, बट उसके नीचे क्लोजिंग कोई कैंडल नहीं दी है, तो होपफुली शायद चल भी जाए तो अलग बात है, बट अब इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। ठीक है, अगला स्टॉक है SMC ग्लोबल। SMC ग्लोबल, अब इस स्टॉक के अंदर हमारे पास क्वार्टरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है,
रैली बेस रैली का क्वार्टरली का जोन है जिसने कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई हिट किया है। ठीक है, जो हमारा नया ऑल टाइम हाई बना था वो यहीं से बना है। और इस क्वार्टरली के जोन में हमारे पास मंथली में ट्रेंड अप चल रहा है और वीकली का हमारे पास बॉटम पे एक एग्जीक्यूशन था। अब वीकली का एग्जीक्यूशन हमें थोड़ा बड़ा लग रहा था इसलिए हमने डेली पे देख लिया। डेली पे हमको रैली बेस रैली का एक ट्रेड मिल गया और डेली पे इस रैली बेस रैली के ट्रेड से ही अभी एंट्री दिया और इसमें टारगेट मिल गया। और हमारे पास क्यू आई टी ट्रेड एक्टिव था, मतलब क्वार्टरली का सपोर्ट था और डीप में एकदम मंथली का डिमांड मतलब वीकली का डिमांड जोन था। ठीक है, प्रॉपर था एज अ क्यू आई टी ट्रेड, साथ में डब्ल्यू आई टी भी फॉर्म हो रही थी, तो क्यू आई टी डब्ल्यू आई टी दोनों एक्टिव थी। एंट्री स्टॉप लॉस में हमने डी आई टी मतलब डब्ल्यू आई टी के हिसाब से रखा था। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपका 1:1 से ज़्यादा मिल चुका है एंड उसके बाद आप ट्रेलिंग कर सकते हो क्योंकि अभी अभी जो मार्केट चल रहा है वो बहुत लंबे टारगेट्स नहीं दे रहा है। अभी आने वाला है लाइक मार्केट का न्यू फेज जिसमें कि आपको टारगेट्स हिट करते हुए मिलेंगे काफ़ी स्टॉक्स। अब जितने स्टॉक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके बाद हम लोग स्टॉक्स पिक करते हैं अब जो हम लोग इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए पिक कर सकते हैं। महाराष्ट्र बैंक। और महाराष्ट्र बैंक टीम्स पिक में नहीं है राजेश, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे स्टॉक्स को। मैं सेशन जब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ उसके बाद डिस्कस कर लेंगे इसको। मैं एक बार अपने स्टॉक्स बता देता हूँ जो मैंने पिक करे हैं पर्सनली। ठीक है, एक एक करके पिक करता हूँ, मैं थोड़ा सेक्टर वाइज बताऊंगा। उसके बाद बाकी आपके स्टॉक्स हम लोग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक स्टॉक जो कि निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करता है। पहले निफ्टी इंफ्रा का चार्ट देख लेते हैं। अगर आप निफ्टी इंफ्रा का चार्ट देखोगे तो ईयरली पे कुछ नहीं है, वैसे देखोगे तो लास्ट ईयर एक बेस ही बना है। हाफ ईयरली देखते हैं, हाफ ईयरली पे भी कुछ खास एरिया नहीं है। क्वार्टरली पे हमारे पास डिमांड जोन है जिसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं थी। और आप देखोगे निफ्टी में ऐसा जोन ब्रीच होने को हो लाइक उसके बॉटम पे आ गई है प्राइस, बट इसमें अभी एकदम विक पे ही आई है प्राइस। ठीक है, क्वार्टरली के बाद आप देखोगे तो हमारे पास वीकली का भी एक एरिया है, ये वाला एरिया बट टेस्टेड हो चुका है। ठीक है, डेली का हमारे पास एक एग्जीक्यूशन था यहीं पर जहाँ से प्राइस अभी चली है, ये वाला है ड्रॉप बेस रैली का। इसको मैंने मार्क करा हुआ है। ऐसे ही एक एरिया निफ्टी में था, आपको याद होगा 24,100 पे, वैसे एरिया में अभी इसमें प्राइस आई है और बैक टू बैक निफ्टी जैसे इसमें डिमांड जोन्स बने हुए हैं, जो डिमांड जोन्स को निफ्टी ब्रेक कर चुका है। बट ये स्टॉक बैक टू बैक डिमांड जोन अब इसके अंदर आने स्टार्ट हो गए हैं, तो होपफुली ये स्टॉक अब यहाँ से रिवर्सल देने को निफ्टी के साथ अगर रिवर्स करता है बहुत अच्छा रिवर्सल मिल सकता है। ठीक है, एंड अगेन सेक्टर शायद ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर जाए। तो इस सेक्टर से हमने एक स्टॉक पिक किया है, वो है JSW इंफ्रा। अब इस स्टॉक के अंदर हमने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स दोनों चेक किए। अब स्टार्टिंग से इसका अगर टीडीए देखें, ईयरली पे कुछ नहीं है, हाफ ईयरली पे कुछ नहीं है, क्वार्टरली पे हमारे पास डिमांड जोन है रैली बेस रैली का, जो कि वन टाइम टेस्टेड हो चुका है और यहाँ से अच्छा खासा रिएक्शन भी एक बार दिया था इसने। बट आगे देखेंगे अगर मंथली पे, तो मंथली में एक डिमांड जोन इसने फॉर्म किया है। एंड उसके बाद अगर वीकली में आप देखोगे तो मंथली कंसाइडिंग वीकली का भी डिमांड जोन है एंड साथ में हमारे पास डेली पे एग्जीक्यूशन थे। अभी ऑलरेडी टीम स्पिक में भी पड़ा हुआ है। एक हमारे पास ड्रॉप दो बेस रैली का ये डिमांड जोन है एंड रैली ड्रॉप दो बेस रैली का नीचे एक डिमांड जोन है, मतलब मंथली के डिमांड जोन में हमारे पास दो दो एग्जीक्यूशन है। अभी टॉप वाले एग्जीक्यूशन में जो कि वीकली के बॉटम पे है, हमने वहाँ पे 50% का प्लान किया, नीचे 50% का किया था। बट अभी करेंटली मैं पूरा फंड इसमें कर चुका हूँ जितना मुझे ऐड करना था। एंड यहाँ पर हमारे पास एंट्री इधर थी। ठीक है, एंट्री टच करने के बाद 1:1 से ज़्यादा ऑलरेडी ये दे चुका है, इसलिए इसको हम लोग हटा चुके हैं टीम स्पिक में से। रिएक्शन उसमें आपको रिपोर्ट्स में मिल जाएगा स्टॉक। बट मेरा एक्चुअल टारगेट जो इसका है, अभी जैसे ही अगर निफ्टी रिवर्सल करता है आप देखोगे इसमें कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। डेली पे देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑल टाइम हाई तक चेक कर लो, सप्लाई जोन उतने अच्छे नहीं है। एक ये वाला आपको मिलेगा तो ये टेस्टेड है, यहाँ पे देखोगे तो मतलब पूरा गार्बेज एरिया, ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, ये वाला एरिया विक टू विक टेस्टेड है। यहाँ पे आपको मिलता है लास्ट हमारे पास सप्लाई जोन एकदम ऑल टाइम हाई प्राइस, ऑल टाइम हाई के पास में 335 पे। तो ये एक अच्छा रैली दे सकता है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने इसको पिक किया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से। ठीक है, एक ये हमारे पास स्टॉक है। अगला हम लोग देखते हैं आईटी सेक्टर के स्टॉक्स। आईटी सेक्टर से एक हमने पिक किया है टीसीएस। टीसीएस ऑलरेडी लीडिंग कंपनी है आईटी में, इसको तो कोई इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। बाकी टीडीए देख लेते हैं। हाफ ईयरली का हमारे पास डिमांड जोन है ये वाला, रैली 3 बेस रैली का। क्वार्टरली पे अगर आप देखोगे कुछ खास एरिया नहीं है। मंथली में अगर आप देखोगे, मंथली का डिमांड जोन है टीसीएस में। ठीक है, एंड वीकली पे इसमें कुछ नहीं है। तो मंथली के डिमांड जोन में हाफ ईयरली कंसाइडिंग मंथली का डिमांड जोन, अगर आप एच आई टी ट्रेड देखोगे एज अ एच आई टी ट्रेड, हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। क्वार्टरली में आपके पास ट्रेंड अप चल रहा है, मंथली का हमारे पास एग्जीक्यूशन है।
तो एक HIT ट्रेड इसके अंदर एक्टिव है, और ये HIT ट्रेड के पास हमारे पास बैकअप में ये वाला एरिया भी है। तो TCS अभी एक इन्वेस्टमेंट मोड में है, जहाँ से आपको एज अ काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, और मे बी इस मंथली के जोन में थोड़ा स्ट्रगल करे, बट यहाँ टॉप तक मैं इसको होल्ड करने का प्लान कर रहा हूँ, लाइक एकदम ऑल टाइम हाई तक नहीं। ऊपर सप्लाई जोन भी है हमारे पास, हाफ ईयरली का एक ये वाला सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है, क्वार्टरली का हमारे पास दो दो सप्लाई जोन है। तो एज अ जब भी क्वार्टरली के सप्लाई जोन में जाता है, वहाँ से मैं इसमें एज अ स्विंग प्रॉफिट बुक करके निकल सकता हूँ। ठीक है, एक और हमने स्टॉक पिक किया है जो कि IT सेक्टर का ही है, वो है विप्रो। ठीक है, अब विप्रो के अंदर लॉन्ग टर्म पिक अगर आप करना चाहते हो, विप्रो पे हमारे पास उतने सप्लाई जोन्स नहीं है जितने TCS में। ईयरली में आप देखोगे तो अभी ईयर खत्म नहीं हुआ, ईयर ये स्टार्ट ही हुआ है। हाफ ईयरली देखोगे तो और कोई सप्लाई जोन आसपास है नहीं। क्वार्टरली ये तो विदाउट बेस कैंडल के एरिया है, ठीक है, क्वार्टरली में विदाउट बेस कैंडल, तो इनको इतनी वैल्यू नहीं देते हैं अभी के लिए, और कोई एरिया मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, और अगर आप मंथली देखोगे तो मंथली में भी हमारे पास कोई सप्लाई जोन नहीं है, तो आसपास इतने सप्लाई जोन नहीं है, इधर भी विदाउट बेस कैंडल का एरिया मार्क करा है, तो कोई भी हमारे पास कन्विंसिंग सप्लाई जोन आसपास नहीं दिख रहा है। डायरेक्टली हमें वीकली का सप्लाई जोन इधर मिलेगा, और यहाँ पे एक वीकली का सप्लाई जोन बन चुका है। बट अगर इस स्टॉक के अंदर फ़ायदा क्या है, थोड़ा सा TCS से रिस्की होगा, बट इसके अंदर आपको स्प्लिट्स और डिविडेंड्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मतलब पिछला अगर इसका स्प्लिट हिस्ट्री देख लो, स्टॉक स्प्लिट बहुत करता है। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो इसमें थोड़ा रिस्की होगा, बट रिटर्न ज़्यादा मिलता है। रीज़न ये है कि इसके अंदर स्प्लिट्स और डिविडेंड मिलते हैं। डिविडेंड उसमें TCS में मिलेगा, बट उसके अंदर स्प्लिट्स नहीं आते इतने। स्प्लिट मतलब आपके पास एक क्वांटिटी है, तो आपके स्टॉक की प्राइस गिरेगी और आपको दो क्वांटिटी मिल जाएगी। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, आपके पास क्वांटिटी डबल होगी, फिर अगली बार रैली करेगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और सिमिलरली आपके पास क्वांटिटी बढ़ती जाती है और आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है एक टाइम पे। तो उसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, वरना आप TCS के साथ जा सकते हो, ज़्यादा बेटर चॉइस है। इसके अलावा हमने शुगर सेक्टर से पिक किया है बजाज हिंद। बजाज हिंद ऑलरेडी अब एक ऐसे लेवल पे आ गया है जहाँ से मे बी वो रैली कर सकता है। अब ये रिस्की पिक है, सारे स्टॉक्स जितने भी हमने पिक करे उसमें से ये एक रिस्की पिक है। शुगर सेक्टर साल में एक बार रैली करते हैं और ये अच्छे लेवल्स पे है। ठीक है, अगर आप ईयरली पे देखोगे कुछ खास डिमांड जोन तो नहीं है। हाफ ईयरली चेक करते हैं एक बार। हाफ ईयरली का देखो प्रॉपर डिमांड जोन है, और अभी हाफ ईयरली का जोन एक बार रिएक्ट कर चुका है थोड़ा सा। ठीक है, और क्वार्टरली अगर हम लोग देखते हैं तो क्वार्टरली पे हमारे पास विदाउट बेस कैंडल का एक एरिया है यहाँ पे, एंड मंथली पे हमारे पास एक डिमांड जोन है ये वाला, जिसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। मंथली पे हमारे पास और कोई डिमांड जोन नहीं है। एक बॉटम पे आप देख सकते हो, वो भी ऑलरेडी टेस्टेड है। विक टू विक मतलब टेस्टेड है, बॉडी टू विक फ्रेश हो सकता है। इसको हम लोग यहाँ पे बस एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और वीकली पे हमारे पास एक डिमांड जोन था यहाँ पर, ये वाला था विदाउट बेस कैंडल का। ठीक है, और मेन इसका रीज़न क्या है पिक करने का, हाफ ईयरली के डिमांड जोन में है प्राइस अभी। ठीक है, और वैसे आप देखोगे तो बहुत कम अभी सेलिंग चल रही है, मे बी अगर एक बाइंग आती है तो 2022-24 तक एक स्विंग का टारगेट बुक करके एग्जिट करना है इसको। लाइक जहाँ तक निफ्टी का स्विंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें शायद एक बड़ा टारगेट मिल जाए, दैट्स वाई इसको पिक किया है। ठीक है, और इसके अंदर ब्रेकआउट हो सकता है तो आपको एक थोड़ा सा अच्छा टारगेट देखने को मिले। थोड़ा रिस्की पिक है, बट पिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार ट्रेंड लाइन ले पाऊँ तो इसमें। इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन इसके अंदर दिख क्यों नहीं रहा? ओके, ये रहा। यहाँ पे देखोगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ना, उसको ब्रेक कर चुका है ये। तो आसपास अभी कंसोलिडेशन फेज में है, और देखोगे तो मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है एक ब्रेक मारे ऊपर की तरफ, एंड उसमें आपको टारगेट देखने को मिल सकता है अच्छा वाला। ठीक है, तो इसको हमने इसलिए पिक किया है। और भी कुछ इसमें देख लेते हैं इसका TDA करके। बजाज हिंद, इसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें डेली का चार्ट इस स्टॉक के अंदर, कि अभी चल क्या रहा है इसमें। ठीक है, एक रीज़न देखो आप देख सकते हो यहाँ पर इस टाइम पे इसको पिक करने का। एक ये रीज़न है मेरे पास शुगर सेक्टर में स्टॉक को पिक करने का। एक तो यहाँ पे डेली पे RSI डाइवर्जेंस देखने को मिल गया है जस्ट अभी। ठीक है, कुछ टाइम पहले ही लास्ट सेलिंग में RSI डाइवर्जेंस देखने को मिले थे। और जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई, अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। और सिंपल सी बात है, जहाँ जिस साइड मल्टीपल टाइम टच करता है उधर आपको ब्रेकआउट देखने को ज़्यादा मिलता है। अब क्या हुआ देखो, ये वाली ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया था, एंड अभी यहाँ पे जैसी RSI डाइवर्जेंस देखने को मिले, मैं इसमें एक्टिव हूँ कि यहाँ से जो कंसोलिडेशन चल रहा है, हो सकता है आपको एक अच्छी थोड़ी सी रैली देखने को मिले एक स्विंग के लिए। और शुगर सेक्टर साथ में ज़्यादातर रैली करते हैं, इसकी वजह से इसको मैंने पिक किया है।
और RSI डाइवर्जेंस का थोड़ा मेन रीज़न था, और बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर ये स्टॉक ऑलरेडी है। ये कुछ रीजंस थे इसके। और वैसे आप देखोगे रोकने के लिए जो इसमें हडल्स हैं वो कहाँ पे है अभी, मेन देखोगे तो ये वाला एक एरिया है, मल्टीपल टाइम एज अ 2 बार रेजिस्टेंस काम किया है और मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट काम किया है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, ये वाला जो हमारा एरिया है देखो पीछे भी एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस ये काम कर रहा है। तो ये एरिया क्रूशियल लेवल है, यहाँ पे भी देखोगे 2-3 बार सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। तो ये एरिया स्टार्टिंग से जब से मतलब बजाज हिंद आया है तब से एरिया एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, अगर ये इसके ऊपर ब्रेक करता है, इसके ऊपर ब्रेक करने के बाद क्या पता ये एरिया एज अ सपोर्ट काम करे और एक अच्छी थोड़ी सी रैली देखने को मिले इसके अंदर शॉर्ट टर्म में, जो शुगर सेक्टर में मिलती है। वो वाली रैली की एक्सपेक्टेशन से मैंने पैसे लगाए हैं इसमें, एंड थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एक ये हमने शुगर सेक्टर से पिक किया। ठीक है, ये क्रूशियल लेवल पे है बस ये जोन, और बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड का सपोर्ट है, RSI डाइवर्जेंस। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से हमने 2 स्टॉक्स पिक किए, उनका तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिंपल हमने आंख बंद करके पिक करा है इसको, तो ICICI बैंक और HDFC बैंक या फिर रिलायंस, जो भी आप पिक करना चाहते हो। रिलायंस बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, बट ICICI बैंक के अंदर प्रॉपर एक हमारी ट्रेड ट्रिगर होगी, HIT और QIT दोनों ट्रिगर होगी। आसपास जैसी एंट्री मिलती है आपका HIT और QIT ट्रिगर हो जाएगी। इसके अंदर तो FNO में भी करने का प्लान है थोड़ा। इसके अलावा हमने HDFC बैंक पिक किया है। अब ये और ICICI बैंक में से आप कोई एक उठा सकते हो, मेरे लिए ICICI बैंक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि HDFC बैंक उतना अच्छा पोटेंशियल अभी गिरा अच्छा खासा है, बट उतना अच्छा पोटेंशियल नहीं दिखा रहा, कोई आसपास एरिया नहीं है इसमें अच्छा सा। पर HDFC बैंक ज़्यादा फॉल किया है तो साइकोलॉजिकली देखोगे तो इसमें टारगेट ज़्यादा मिलेगा, ऑल टाइम हाई जाएगा तो आपके ऊपर है, आप HDFC ICICI में से किसको पसंद करते हो, कोई एक पिक कर सकते हो। ठीक है, देन हमारा अगला स्टॉक है FMCG सेक्टर से ITC। ये इन्वेस्टमेंट पिक है। ठीक है, क्वार्टरली का डिमांड जोन है इसके अंदर। अब यहाँ आपको दिख रहा है ब्रेक हो चुका है, बट रियलिटी में इस जोन में मतलब आप एडजस्ट करोगे तो यहाँ पे किसी किसी में ब्रेक दिखा रहा है, किसी में नहीं दिखा रहा। उस एस्पेक्ट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं डेली पे क्या चल रहा है। अभी अगर आप देखोगे सेलिंग प्रेशर जो इसके अंदर काफ़ी स्ट्रांग था वो बहुत स्लो हो गया, धीरे धीरे लो होता जा रहा है। ठीक है, अभी 20 SMA बार बार इसको 20 SMA बार बार इसको रोक रहा था, मे बी एक बार इसमें क्लोजिंग मिले तो एज अ सपोर्ट काम करने लगे। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे एक बार दिखाता हूँ क्वार्टरली का डिमांड जोन ITC का। ITC के अंदर आपके पास क्वार्टरली का डिमांड जोन है 3 मंथ का। ठीक है, ये देखो इसमें ट्रेडिंग व्यू पे जो दिख रहा है ब्रेक नहीं हुआ है, शेर खान पे दिख रहा है ब्रेक हो गया, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है अपना डिमांड जोन ब्रेक हुआ है नहीं हुआ है। उस डिसीजन में फंसने से अच्छा इस सेक्टर, अगर आप इस स्टॉक को फंडामेंटली वगैरह देखोगे और इसका लॉन्ग टर्म एनालिसिस करोगे तो ये सेक्टर बहुत मतलब ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है उसके बेस पे। आप देखोगे जब से ये आया है डिप से ये लेता है, बट उसके बाद ये वापस रिकवर कर सकता है, क्योंकि ये जो सेक्टर में काम करता है लाइक सिगरेट्स वगैरह बेचने का, या फिर जो इसका काम है वो थोड़ा गवर्नमेंट अगर एक बार के लिए बैन भी करती है कुछ होता भी है तो, बट आगे चल के इसका काम बढ़ता है, मतलब लोग डिमांड में रहते हैं ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी डिमांडिंग है। तो फ्यूचर में एज अ नीड ऑफ प्रोडक्ट इसके अंदर डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो आप इसको पिक कर सकते हो उस बेस पे। फंडामेंटल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली चार्ट पे दिख रहा है क्वार्टरली का डिमांड जोन, बैकअप में और भी क्वार्टरली के जोन से, तो कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है इसमें। मैंने इसको 310 के आसपास पिक किया था, अभी 299 चल रहा है। एंड अगला स्टॉक है साई लाइफ साइंस। अब ये थोड़ा IPO पिक भी है, साथ में हेल्थ केयर सेक्टर का है। ये हेल्थ केयर सेक्टर मैंने क्यों पिक किया, वैसे तो आप देखोगे तो हेल्थ केयर सेक्टर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। निफ्टी हेल्थ केयर का अगर हम लोग चार्ट देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर जो है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, इसमें ज़्यादा फॉल नहीं आया जितना निफ्टी में आया। राइट, तो हेल्थ केयर सेक्टर दरअसल एज अ थोड़ा मेरे को चाहिए था प्रोटेक्शन अगली सेलिंग के लिए या फिर जब भी, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग चल सकता है और इसको गवर्नमेंट की बहुत अच्छी बैकिंग है। आप देखोगे हर बजट में या फिर कुछ ना कुछ टाइम पे गवर्नमेंट्स का अच्छा खासा बजट हेल्थ केयर में पास होता है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा फोकस है। एंड साई लाइफ साइंस हमारा न्यूली लॉन्च IPO था कुछ टाइम पहले का, लाइक हो गया अभी काफ़ी अच्छा खासा टाइम। एंड जब ये IPO लॉन्च हुआ था तब ये मेरा IPO सेटअप पे भी आया था। आप देखोगे तो कभी भी ये कंपनी ऐसे स्ट्रेट फॉल नहीं करी है, इसमें एक साइडवेज मूवमेंट चला, स्टार्टिंग में एक साइडवेज मूवमेंट था, इसके बाद ये कंपनी मेरे नज़र में यहाँ पे आई थी। इस टाइम पे मैं अपना IPO सेटअप बना रहा था, जितना लाइक IPO में हम लोग मल्टी बैगर्स कैसे पकड़ते हैं उस सेटअप पे मैं वर्क कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेक करके पहली बार किसी कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, यहाँ ये सेटअप मेरे सेटअप के रडार पे आया था। और यहाँ पे एंट्री देने के बाद साइडवेज ही मूवमेंट चला है इसमें। एंड अभी ये यहाँ से निकला था, मैंने भी यहीं कहीं पे पिक कर लिया जहाँ पे एंट्री बहुत टाइम पहले मिले थे। ठीक है, अभी उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, देन वापस नीचे आया मार्केट में, मेरा एंट्री अभी भी इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें मेरा लॉन्ग टर्म एनालिसिस है थोड़ा।
एंड साई लाइफ साइंस में एज अ लॉन्ग टर्म स्टॉक देख रहा हूँ। इसका थोड़ा सा मैं फंडामेंटल स्टडी आपको दे देता हूँ। साई लाइफ साइंस, इसमें टारगेट मेरा मिनिमम 100% का रहेगा, उसके बाद ही मैं ट्रेलिंग का कुछ सोचूंगा। ठीक है, लाइक डबल हो जाएगा उसके बाद ही ट्रेलिंग देखेंगे, वरना होल्ड रहेगा, ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी नहीं लेना है। ठीक है, ईपीएस ग्रोथ देखोगे लास्ट ईयर 8 था, अभी 15 है, ऑलमोस्ट डबल करा है। अर्निंग पर मतलब अर्निंग इसकी सेल्स के अकॉर्डिंग कितनी अर्निंग हुई उस ग्रोथ को इसने डबल किया, एक कंपनी की ग्रोथ जो है वो डबल हो गई अराउंड। ठीक है, उसके अलावा देखोगे आर इसका 7 से लेकर आपका 11 हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है। 10 से 14 आपका आर हुआ है। डेप्थ कंपनी के ऊपर नहीं है, एंड पीजी रेशियो इसका 0.27 है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। बस पी रेशियो जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा ओवर वैल्यूड है। बाकी पीजी रेशियो देखोगे तो 1 के नीचे है, तो कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा आप पी रेशियोज देखोगे तो अभी भी स्टिल थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है उसके अकॉर्डिंग भी। एंड यहाँ पे देखोगे तो इसमें लिखा है कि कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड है, ये सब चीज़ें लिखी है, बट ये एआई जनरेटेड है, इनसे हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखोगे पी रेशियो के हिसाब से उसने लिखा है कि कंपनी 9 टाइम्स अपने उससे ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड कर रही है इंडस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे इसकी, रिसेंटली देखोगे तो सेल्स में जंप आया है, सेल्स बढ़ रही है कंपनी की सीधा। अगर आप देखोगे 2019 से, तो अच्छा खासा ग्रोथ ये कर रही है कंपनी। ठीक है, और अभी रिसेंटली देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ से बहुत अच्छा मेंटेन किया है। 2022 से हर बार इसने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज किया है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, एंड अपने प्रॉफिट्स को बैलेंस भी करना जानती है, मतलब सेल्स जितनी इसकी हो रही है और कितना एक्सपेंसेस लग रहा है उनको माइनस करके जो हमारा प्रॉफिट आता है, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैनेज भी बहुत अच्छे से कर रही है कंपनी पिछले 3 साल से। ठीक है, सॉरी 4 साल से, 2022 से अच्छा खासा मैनेज किया और कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे नेट प्रॉफिट इसका, ये भी यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ से 15% से 6, 10, 83, 170, 333। अगर वैसे आप देखोगे 4 साल में 6 से लेकर 333 तक का जंप है, काफ़ी अच्छा खासा जंप लिया कंपनी ने। एंड डिविडेंड आपको ये कभी कभी बहुत तगड़ा पे कर देती है, लाइक 116%। ये मुझे भी नहीं पता कितना डिविडेंड इसने उस टाइम पे दिया था, बट डिविडेंड कभी कभी पे करती है, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है, कभी कभी पे करेगी डिविडेंड। ठीक है, इसके अलावा आप इसका बैलेंस शीट देखोगे तो वो भी अच्छा है, कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। और मेन आपको मेरे को होल्डिंग दिखाना था, ये देखो इसमें जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 35 से सिर्फ 34, बहुत तो कम डिप है। लाइक प्रमोटर्स इसमें 2024 से जब से स्टॉक स्टार्ट हुआ है तब से बने हुए हैं, डिप ही नहीं कर रहे। और सेकंड थिंग एफ आई आई ज़्यादातर स्टॉक्स के पीछे नहीं पड़ती है, बट इसमें अगर आप फोकस करो, 12% एफ आई होल्डिंग स्टार्टिंग में थी और अभी 21% हो गई है। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इस कंपनी में इंटरेस्टेड है। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना बस, इसको चार्ज करना था। अगर आप एफ की होल्डिंग्स पे फोकस करो तो इसके अंदर 12% से 21% हुई है, मतलब एफ थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें। डी भी हमारा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। 31% होल्डिंग कर चुके हैं, पब्लिक होल्डिंग भले ही गिरी पर पब्लिक से फर्क नहीं पड़ता अपने को। एक तो प्रमोटर्स भी होल्डिंग कॉन्स्टेंटली बना के रखे हुए हैं, एफ ने पैसा बढ़ाया अपना इन्वेस्टमेंट, और डी ने भी पैसा बढ़ाया। मतलब एफ इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं सबके सब इंटरेस्टेड है इस कंपनी में अभी भी, और स्टिल इसमें ग्रोथ दिखा है इस वाली चीज़ में, तो इसके हिसाब से कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। इंस्टीट्यूशंस भी इंटरेस्टेड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड है। एंड इसके बारे में थोड़ा मैंने और रिसर्च भी किया था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें हिस्ट्री में आएगा शायद, साई लाइफ साइंस, ये रहा। यहाँ पे मैंने थोड़ा इसका कंपनी का कंपैरिजन किया था इसके कॉम्पिटिटर्स वगैरह से। तो यहाँ से स्टार्ट है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर देता हूँ मैं, कि ये दूसरा आईपीओ है। आई थिंक ये साई लाइफ साइंस का होगा, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर इसका जो बिजनेस मॉडल है, उसके बाद हम लोग रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर इसमें क्या क्या काम करता है कंपनी, किस सेक्टर में, लाइक अपना मेडिकल सेक्टर में, ड्रग्स में, इन सब सेक्टर में काम करती है। ठीक है, लाइक दवाइयाँ बनाने का हो गया, ड्रग्स हो गया, जो भी हमारा
मेडिसिन रिलेटेड सेक्टर है, वही है इसका, ठीक है। इसके अंदर जो मेन इसका कंपैरिजन था इंडस्ट्री के एनालिसिस, ठीक है, वो अगर आप चेक करोगे, एक तो ये वाला देखो, फार्मा कंपनी है, डाइवर्सिफाई मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड चाइना, ठीक है। इसके पास मैन्युफैक्चरिंग जो है आउटसाइड चाइना है, और ऊपर से डाइवर्सिफाइड, मतलब अलग अलग सेक्टर में जो डाइवर्सिफाई किया जाता है वैसा कुछ लिखा है। एंड ग्लोबल ड्रग इनोवेशन, इसमें मतलब ये बायोटेक में इस पर्टिकुलर रिसर्च पे काम कर रहा है ये अभी, ठीक है। और जिसका कोस्ट एडवांटेज है, अब इसने इंडियन मार्केट में ये सी डी आर एम ओ मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 12 बिलियंस बाई 2020। इसमें मतलब वो गवर्नमेंट के द्वारा जो मेडिकल सेक्टर में वो आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके बारे में लिखा है कि ये जो मार्केट है एग्जैक्टली जिसमें काम कर रहा है उसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है इंडिया में, ठीक है। एंड इसके अलावा इसका रेवेन्यू अगर आप देखोगे, इसमें 869 से 1430 हो चुका है अराउंड एक साल, मतलब 2 साल के अंदर। और हमारा जो एक जो 30% ये कंपनी है रेवेन्यू अपना वो पर ईयर इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अंदर जो वैल्यूएशन है मेन, इसका कुछ कंसर्न्स जो आईपीओ के वो भी देख सकते हो। डिविस लैब का इसका 80% है, 86% है पी रेशियो। इसका साइजीन का आपका 77 है, इसका 200% है समथिंग। मतलब जो पी है 200 टाइम्स इसकी अर्निंग, मतलब थोड़ा वो जो लिखा था पी रेशियो के अकॉर्डिंग थोड़ी वैल्यूएबल, मतलब हाईली ओवर वैल्यूड है। मतलब थोड़ी कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से ज़्यादा चल रहा है स्टॉक पी वैल्यू के हिसाब से, बस ये चीज़, ठीक है। ये इसका कंसर्न है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर रिस्क मेनली ये है कि ये कंपनी अपने सेक्टर में कैसा परफॉर्म करती है। बाकी ये जो सेक्टर है फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, हमारा जो मेडिकल सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट का फोकस रहता है, तो आगे चल के वो सेक्टर बहुत ग्रो कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो कंपनी थोड़ी लो प्रॉफिटेबल है, और वैल्यूएशन कंपनी का काफ़ी हाई है, ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज क्या है इसका कि ज़्यादा तेज ग्रो हो सकती है, ठीक है। और इसके पास ग्लोबल क्लाइंट्स थोड़े अच्छे हैं, लाइक ग्लोबली जिसमें ये डील करती है उसमें क्लाइंट्स इसके पास अच्छे खासे हैं, ठीक है। और इसमें ये मेन लिस्टेड कंपनीज जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इसके अलावा भी वो ये सारी, और आप इनका ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, डिविस लैब का, साइजीन का, लॉरस लैब का। डिविस लैब तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है अभी भी। तो फार्मा सेक्टर से हमने इसको पिक किया है। और बस वैल्यूएशन का एक दिक्कत है, वैल्यूएशन कॉम्फर्ट का। उसके अलावा इसकी रेटिंग अच्छी खासी मेरे को मिली थी आईपीओ में, ठीक है। इसको मैंने इसलिए पिक किया हुआ है। अब ये एकदम श्योर शॉट कंपनी नहीं, जैसे मैंने आईसीआईसीआई एएमसी को इतना रिकमेंड करा वैसा इसके साथ नहीं है, बट थोड़ा रिस्की पिक है, तो मैंने इसको पिक किया समथिंग 20-30 के पे, लाइक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने पिक करा हुआ है। तो एक ये है हमारे नज़र में फार्मा सेक्टर में से, ठीक है। और देखते हैं दूसरे सेक्टर की कंपनीज जो हमने देखी है। अगला है अपना एनर्जी सेक्टर, उसके लिए हमने पिक किया सुजलॉन। सुजलन हमारा एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। इसके अंदर हमारे पास क्वार्टरली का डिमांड जोन है जहाँ से प्राइस अभी चल रही है, ठीक है। मतलब क्वार्टरली का डिमांड जोन से रिएक्शन आ रहा है, एंड मंथली का भी डिमांड जोन यहाँ पर है, तो अभी एकदम वहीं से रिएक्ट कर रहा है। और मार्केट अगर यहाँ से रैली करता है तो इसमें अच्छा खासा हमको मतलब बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये एज अ लॉन्ग टर्म नहीं पिक किया हमने, एज अ स्विंग ट्रेडिंग मंथली के टारगेट तक एटलीस्ट वहां तक के लिए पिक किया है। और अगला जो हमारा पिक है वो है हिम्मत सीड, वो है उसका टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक। अब इसको मैंने अभी पिक किया है इस टाइम के लिए, बीच में हमने दिवाली पिक में डाला था बट इसको मैंने बुक कर लिया था मैंने खुद भी, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या बन रहा है, अब ये एज ए देखो डिसाइडिंग लेवल पे एकदम बहुत तगड़ी भी कंपनी नहीं है, बट एज अ डिसाइडिंग लेवल पे है कंपनी। अभी अगर आप देखोगे वीकली का चार्ट में इसमें ओपन कर रहा हूँ, मैंने एक थोड़े से दो लाइनें बस खींची इसके अंदर। अगर यहाँ पे देखोगे इस एरिया से एक बार सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस भी लिया है, और पीछे भी देखो यहीं से इसने सपोर्ट लेके, मतलब जब लास्ट टाइम जो इसने ऑल टाइम हाई मारा था बहुत टाइम बाद, लाइक बहुत टाइम बाद एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसने एक जो रिएक्शन दिया था उसके बाद भी यहीं से सपोर्ट लेके नया ऑल टाइम हाई लगाया था वो 400 वाला, ठीक है। इसके पीछे भी अगर आप देखोगे ये वाला एरिया मल्टीपल टाइम हमारा एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम किया, और इसके नीचे वाली लाइन ये वाली जो वो भी मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम किया। तो ये एक बीच का जोन है छोटा सा जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है स्टॉक के लिए। यहाँ से अगर आप देखोगे 60 रुपये का स्टॉक एक बार के लिए 300 गया, यही 60 रुपये का स्टॉक एक बार 200 गया, मतलब ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया, डबल हो गया, लाइक ऐसा चल रहा है स्टॉक के साथ।
इससे पहले भी अगर आप देखोगे इस लाइन को टच करके यहाँ से 400 गया, ऑलमोस्ट काफ़ी तगड़ा रिटर्न इसी वाले एरिया से दिया है। तो ये जो एरिया है बहुत क्रूशियल है स्टॉक के लिए। अगर यहाँ से भी देखोगे 70 से लेकर 138, ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ से डबल हो रहा है बार बार। तो एक रिस्की फैक्टर है। अब डिसाइड ये करना है कि ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल लेगा या यहाँ पे स्टे करके टाइम पास करके नीचे आएगा। तो ये अभी ओवरऑल अगर देखोगे तो बहुत डिसाइडिंग लेवल पे है। या तो यहाँ से सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा। बट अभी जो मेरे हिसाब से जो सिनेरियोज बन रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा है, इसकी वजह से स्टॉक को मैंने पिक किया। मेक और ब्रेक लेवल पे आने वाला है, उसके आसपास से वापस रैली आ सकता है। अगर आता है तो हमारे पास प्रीवियस जो एक एरिया था जिससे बार बार ये सपोर्ट ले रहा था, उसको इसने ब्रेक करा और उसके बाद नीचे आ गई प्राइस। तो ये वाला जो मैंने एक एरिया बनाया है, इसको ब्रेक करना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस एरिया पे देखोगे तो यहाँ सपोर्ट लिया है, इधर एक बार रेजिस्टेंस भी लिया है। तो वो ऐसा एरिया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बार बार लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये एरिया जब एक बार के लिए इसको ब्रेक करता है, पहले तो इसमें रैली आनी चाहिए, रैली आने के बाद जब इसको ब्रेक करेगा तो इसको एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए, देन ये शायद ऊपर जाए। मेरा एक्सपेक्टेशन इसमें थोड़े बड़े टारगेट के लिए और लॉन्ग टर्म पिक के लिए। ठीक है, तो ये स्टॉक अभी के लिए बस ऐड करके थोड़ा क्वांटिटी ऐड करके छोड़ने लायक है मेरे अकॉर्डिंग। थोड़ा रिस्की पिक है, बट ये एक डिसाइडिंग लेवल है जो बहुत बार इस स्टॉक के लिए एज अ डिसाइडिंग लेवल स्टार्टिंग से काम कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा तो इसमें कुछ खास है नहीं, बस मेन ये कि ये एक बहुत अच्छे डिसाइडिंग लेवल पे आ चुका है जहाँ से बार बार डबल ट्रिपल हुआ है। बस उस एरिया की वजह से इसको मैंने पिक किया है। और इसमें बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स का इतना सीन नहीं है, मैंने इसकी वजह से इसको पिक किया। ठीक है, इसके अलावा एक और स्टॉक है जो कि मैंने काफ़ी बार रिकमेंड किया और मेरी पर्सनल पिक है, आईपीओ पिक में से, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। आईसीआईसीआई एएमसी, ये मैंने बहुत बार ओपनली रिकमेंड किया, इसके पीछे बहुत रिसर्च किया है मैंने। इस स्टॉक को हम लोग यहाँ से लॉन्ग करके बैठे हैं 2600 से। एंड फर्स्ट टाइम इस स्टॉक को मैंने 2600 पे दे दिया था। जनरली जो मेरा आईपीओ सेटअप है उसमें मैं वेट करता हूँ ऑल टाइम हाई लगने का एटलीस्ट, बट इस स्टॉक को हमने यहीं पे पिक कर लिया था 2600 पर। इवन यहीं पर हमने दे दिया था कि ये जाएगा स्टॉक। इसके पीछे थोड़ा फंडामेंटल रिसर्च था। ये जो स्टॉक है ये एसेट मैनेजमेंट में काम करता है। इसका मैं आपको रिसर्च शेयर करता हूँ, एच डी एफ सी आईसीआईसीआई एमसी का। ठीक है, फंडामेंटली इसके अंदर क्या है स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, चलिए एच डी एफ सी एम सी है, सेकेंड नंबर पे होगा उसको, ये रहा। ओके, आईसीआईसीआई एमसी का हम लोग फंडामेंटल देखते हैं। देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में जो है, लिस्टिंग हुई थी 19 दिसंबर को, ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। मेन इसमें जो इन्वेस्टमेंट है मैंने लिखा, मेरे को 40 की अगर इन्वेस्ट करना है तो मेरे को 15 शेयर्स मिलते हैं। एंड उसके अलावा बिजनेस मॉडल जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड में काम करती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम करती है, और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो भी होते हैं और एडवाइजरी में, इन सेक्टर में काम करती है। और कंपनी जो मैनेज करती है समथिंग 10 ट्रिलियन एयूएम अक्रॉस मैनी स्कीम्स, मतलब 10 ट्रिलियन प्लस का इसका जो एसेट्स है उसको मैनेज कर रही है। ठीक है, और मेन इसका जो रिवेन्यू आता है एसआईपी वगैरह से आता है। ठीक है, और इसके अंदर जो इसका सेक्टर है, एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये मार्केट के साथ बढ़ेगा। तो अगर इंडियन मार्केट ग्रो करता है तो ये भी उसी फेज में इंडियन मार्केट के स्पीड से ग्रो करेगा। हो सकता है ये ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखा दे अभी के लिए, क्योंकि इसका रीजंस है कुछ। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी जो पैरेलल कंपनीज है, ठीक है, मैंने इसका कंपैरिजन किया था, ये रहा। ये देखो, इसका जो साइज ऑफ बिजनेस है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो भी है, ये 10 ट्रिलियन मैनेज कर रही है। एच डी एफ सी एम सी 9 ट्रिलियन मैनेज कर रही है। सबसे ज़्यादा जो एसेट मैनेज कर रही है वो आईसीआईसीआई एम सी है। अभी ये कंपनी नई आई है। निपॉन के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा, ईटीएफ्स वगैरह में काम करती है। यूटीआई के बारे में आपने सुना होगा, पीएसयू बैंक के द्वारा बैक की जाती है कंपनी, और एच डी एफ सी बैंक के द्वारा एच डी एफ सी एम सी बैक किया जाता है। पर सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू है वो, मतलब जिस सबसे ज़्यादा जो एसेट मैनेज कर रही है वो आईसीआईसीआई एमसी है। और ये कंपनी अभी अभी लिस्टेड हुई है, तो मार्केट में हमारे पास बिगिनिंग में अपॉर्चुनिटी है कि हम एक इंडस्ट्री लीडर को कैप्चर कर पाएँ। और फ्यूचर के लिए अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है, म्यूचुअल फंड मैनेज करना, एसेट्स मैनेज करना, ये आगे चल के लोग जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट लेंगे ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसके कंपैरिजन करा था इसके कॉम्पिटिटर्स से, आईसीआईसीआई एमसी का। तो यहाँ पे भी विनर अगर देखोगे आईसीआईसीआई एमसी है, लार्जेस्ट हमारा म्यूचुअल फंड कंपनी है ये। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी के प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी कंपनी ने निकाला है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ठीक है, इसके अलावा आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो तो इसका 83% है। बाकी कंपनी जो इसमें, मतलब इक्विटी में इसका रिटर्न कितना है, इसके अलावा बाकी जो कंपनीज हैं उसका 30%, 29 और 16% है।
तो कोई आसपास भी नहीं है उस चीज़ में, एक हाई कैपेसिटी के साथ इसने इस पर्टिकुलर चीज़ को जीता है, ठीक है। ग्रोथ रेट अगर देखोगे तो इसका 32 CR, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ रेट भी इसी कंपनी का है, ठीक है। और बाकी बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है इसकी, ये आईसीआईसीआई बैंक से बैक किया जाता है। लाइक आईसीआईसीआई बैंक अपने इंडिया का ऑलमोस्ट वन ऑफ द सब बिगेस्ट बैंक है, उसके द्वारा ये कंपनी बैक की जाती है, लाइक उसी की सब कंपनी है। एंड अगर आप देखोगे इसका जो लाइक हम लोग बोलते हैं मैनेज करने के लिए जो भी हम लोग प्रमोशन वगैरह करते हैं, सब आईसीआईसीआई बैंक हैंडल कर रहा है। तो एक बड़ी कंपनी के द्वारा बैक किया जा रहा है, प्लस लीडिंग अपने इंडस्ट्री का लीडर है। तो फ्यूचर ग्रोथ अगर देखोगे इसमें काफ़ी अच्छा हो सकता है। बस थोड़ा स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, बहुत एक्सट्रीम फास्ट ग्रोथ नहीं है कि 10-10 20-20% के सर्किट मारे स्टॉक, वैसा स्टॉक नहीं है। बट एक स्टडी ग्रोथ के लिए, और रिसेंटली लाइक लगातार आपको अगर डिविडेंड चाहिए, स्प्लिट आ गया तो और बेटर है स्टॉक। तो 5 to 10 ईयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें मैंने प्लान किया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो ये कुछ आईपीओ पिक्स हैं एंड स्टॉक पिक्स हैं जो कि आप देख सकते हो। मैंने इनको पिक करा है, आपकी अपनी पर्सनल पिक्स भी होंगी, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। होपफुली यहाँ तक सेशन सबको समझ आया होगा। ओके, एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, देन स्टॉक्स चेक करते हैं।